महाराज, मैं आपके राज्य में हुए एक बड़े अन्याय का खुलासा करने आया हूं। महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं किसी और की अर्धांगिनी हूं। एक वाक्य और पूरा राजमहल सन्नाटे में डूब गया। तुमने विश्वासघात किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। महाराज, ये सत्य है कि आप मेरे पिता नहीं हैं और नहीं ये सिंहासन आपका है। बहुत पुराने समय की बात है, जब घने साल और शीशम के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कच्ची पगडंडियां, मिट्टी के घर और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज, यही उस गांव की पहचान थी। जंगल से सटा होने के कारण वहां का जीवन सरल तो था, पर हर पल अनिश्चितताओं से भरा रहता था। जंगली पशु, बरसाती नाले और विषैले सर्प गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थे। उसी गांव में धर्मदास नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था, जिसे लोग उसकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के लिए जानते थे। धर्मदास का जीवन कठिन था, पर उसका मन निर्मल था। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसका संसार बस उसके छोटे बेटे नंदन तक सिमट गया था। वही उसके जीवन का उद्देश्य था और वही उसकी शक्ति। सुबह जंगल से लकड़ी काट कर लाना, दिन भर मेहनत करना और शाम को बेटे के साथ सूखी रोटियां बांटकर खाना, यही उसकी दिनचर्या थी। थकान के बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि परिश्रम और सत्य का फल अवश्य मिलता है। एक दिन गांव के बाहर जाने वाली पगडंडी पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे थे। राहगीरों और बैलगाड़ियों को परेशानी हो रही थी। धर्मदास ने किसी के कहने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने कुल्हाड़ी एक ओर रखी और पत्थरों को हटाने लगा, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। उसी समय झाड़ियों के बीच से फुफकारने की हल्की सी आवाज आई, पर धर्मदास उसे सुन न सका। अगले ही पल एक विषैला सांप उसके पैर में दांत कड़ा चुका था। धर्मदास लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। शरीर में जहर फैलने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही समय में गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धर्मदास ने आखिरी बार अपने बेटे का नाम लिया और उसकी सांसें थम गईं। गांव वालों ने इसे भाग्य का लेखा और विधि का विधान मान लिया। लेकिन उस दिन जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव में एक मासूम बचपन हमेशा के लिए अनाथ हो गया। कथा आगे बढ़े उससे पहले यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक देकर अपना स्नेह प्रकट करें। नंदन अपने पिता के निर्जीव शरीर के पास बैठा रोता रहा, ये समझे बिना कि जीवन ने उससे उसकी सबसे बड़ी ढाल छीन ली है। उसी क्षण से नंदन की परीक्षा शुरू हुई, एक ऐसी परीक्षा जो उसे दुख, संघर्ष और अंततः उसके भाग्य की ओर ले जाने वाली थी। धर्मदास की मृत्यु के बाद गांव में कुछ दिनों तक शोक का साया छाया रहा, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे लोग अपने काम में लग गए, लेकिन नंदन के लिए हर सुबह पहले से अधिक सूनी हो जाती थी। पिता के बिना वो जैसे अपनी जड़ों से कट गया हो। कभी किसी के घर से बची खुची रोटी मिल जाती, तो कभी भूखा ही रात काटनी पड़ती। मासूम आंखों में डर और अनिश्चित भविष्य की परछाइयां साफ झलकती थीं। उन्हीं दिनों राजा के महल में कार्य करने वाले शाही बढ़ाई विश्वनाथ किसी काम से उस गांव आए। उनकी नजर उस दुबले पतले बालक पर पड़ी, जो टूटी हुई झोपड़ी के पास बैठा लकड़ी के टुकड़ों से अनगढ़ खिलौने बना रहा था। विश्वनाथ ठिठक गए। बालक की आंखों में छिपा दर्द और हाथों की सहज कुशलता उन्होंने एक ही क्षण में भांप ली। पूछने पर गांव वालों ने धर्मदास और उसके बेटे की पूरी कथा सुना दी। संतान के सुख से वंचित विश्वनाथ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उसी क्षण नंदन को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। महल के पास बने अपने छोटे से घर में उन्होंने नंदन को पुत्र समान स्थान दिया। पहली बार नंदन ने पेट भर भोजन किया और स्नेह की गर्माहट महसूस की। धीरे धीरे उसके मन का भय कम होने लगा और आशा की एक नई किरण जाग उठी। लकड़ी, औजार और महल की कार्यशाला अब नंदन की नई दुनिया बन गई। विश्वनाथ उसे धैर्य के साथ बढ़ई गिरी के गुर सिखाते, कहाँ कितनी चोट करनी है, किस लकड़ी में कैसी नक्काशी जमेगी और कैसे साधारण लकड़ी को उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। नंदन भी पूरे मन से सीखता। वर्षों की मेहनत और अभ्यास ने उसे इतना निपुण बना दिया कि उसकी बनाई हर वस्तु में जीवंतता झलकने लगी। समय के साथ विश्वनाथ और नंदन का रिश्ता गुरु और शिष्य से कहीं आगे बढ़ गया। वो रिश्ता पिता और पुत्र का बन गया, जो खून से नहीं बल्कि कर्म और स्नेह से जुड़ा था। अनाथ नंदन को फिर से एक घर, एक पहचान और एक भविष्य मिल चुका था, और यहीं से उसके जीवन की अगली कथा ने आकार लेना शुरू किया। विश्वनाथ के सानिध्य में रहते हुए नंदन अब फिर से गांव आने जाने लगा था।
वहीं कुम्हारों की बस्ती में सावित्री नाम की एक चंचल और सरल हृदय की बालिका रहती थी। मिट्टी से सने हाथ, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में हमेशा चमक सावित्री सबको भा जाती थी। नंदन और सावित्री की मित्रता बचपन से ही गहरी थी। दोनों कभी नदी किनारे खेलते, कभी मिट्टी के बर्तनों पर आकृतियां बनाते और कभी पीपल की छाया में बैठकर सपनों की बातें किया करते। एक दोपहर सावित्री कुएं से पानी भरने गई। अनजाने में उसकी रस्सी हाथ से छूटकर भीतर जा गिरी। घबराकर वो रोने लगी क्योंकि घर में नई रस्सी लेने की सामर्थ्य नहीं थी। उसी समय नंदन वहां पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो रस्सी निकाल देगा, पर शर्त रख दी कि सावित्री उसे अपना जीवन साथी मानने का वचन दे। ये सब बच्चों का खेल था जिसमें ना समझ थी न भविष्य की चिंता। सावित्री ने शरारत में हामी भर दी। पास ही खड़े पुराने पीपल के पेड़ के चारों ओर दोनों हंसते खेलते घूम आए। किसी ने मंत्र नहीं पढ़े, न अग्नि जली, बस बाल मन का भोला विश्वास था। रस्सी मिल गई और दोनों अपने अपने घर लौट गए, ये जाने बिना कि उस क्षण ने उनके भाग्य की रेखाएं खींच दी थी। समय बीतता गया, बचपन किशोरावस्था में ढलने लगा। नंदन अपने काम में निपुण होता गया और सावित्री की सुंदरता निखरने लगी। लेकिन पीपल के नीचे किया गया वो खेल नियति की पुस्तक में दर्ज हो चुका था। जिसे वे भूल चुके थे, वही वचन एक दिन समाज, धर्म और राज्य के सामने सबसे बड़ा सत्य बनकर खड़ा होने वाला था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और बचपन की सखी सावित्री अब यौवन की दहलीज पर आ खड़ी हुई। उसका सरल स्वभाव, शांत मुस्कान और स्वाभाविक सौंदर्य गांव की सीमाओं को पार कर लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। मेले, हाट और यात्रियों के माध्यम से उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाने लगा कि कुम्हार की बेटी होते हुए भी उसमें किसी राजकुमारी सी गरिमा है। इन्हीं चर्चाओं की गूंज राजमहल तक पहुंची। एक दिन युवराज अजयपाल ने सावित्री को दूर से देखा। वही एक क्षण उसके मन को बांध गया। उसने निश्चय कर लिया कि वही उसकी जीवन संगिनी होगी। युवराज की हठ ऐसी थी कि उसने पिता राजा से उसी दिन विवाह की अनुमति मांग ली। राजा ने समझाने का प्रयास किया कि एक साधारण कुल की कन्या से विवाह राजवंश की परंपरा के विरुद्ध है, परंतु पुत्र के प्रेम के आगे उसकी बुद्धि हार गई। राजमहल में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। नगर को सजाया जाने लगा, ढोल नगाड़ों की तैयारी हुई और सावित्री के पिता को बुलावा भेजा गया। भय और गर्व के मिले जुले भावों के साथ वो राजमहल पहुंचा। गांव की बेटी अब राज्य की होने वाली महारानी मानी जाने लगी। परंतु नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। विवाह से ठीक पहले दरबार में एक अनजान युवक उपस्थित हुआ। उसने साहस जुटाकर ऐसा कथन किया जिसने पूरे सभागार को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा कि सावित्री पहले ही किसी और की पत्नी है। दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। राजा, युवराज और मंत्री सब अवाक रह गए। उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि जो विवाह उत्सव बनने वाला था वो अब एक बड़े सत्य परीक्षण में बदल चुका है। दरबार में उठे उस एक वाक्य ने जैसे पूरे राजमहल की नींव हिला दी। राजा के संकेत पर मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया गया। युवक से प्रश्न किए गए, रिवाजों की चर्चा हुई और पुराने धर्मशास्त्रों को सामने रखा गया। अंततः सावित्री को दरबार में बुलाया गया। सैकड़ों आंखों के सामने खड़ी सावित्री का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और आंखों में भय साफ झलक रहा था। राजा के आदेश पर जब उससे सत्य पूछा गया तो वो अधिक देर तक चुप न रह सकी। आंसुओं के साथ उसने बचपन में पीपल के पेड़ के नीचे हुए उस खेल का वर्णन कर दिया। कुएं की रस्सी, हंसी मजाक और पेड़ की परिक्रमा। पुरोहितों ने गंभीर स्वर में बताया कि उस काल में ऐसी परिक्रमा भी विवाह का संकेत मानी जाती है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। युवराज का मुख क्रोध और अपमान से लाल हो उठा। ये समाचार जैसे आग की तरह फैल गया। सावित्री के पिता को दरबार में बुलाया गया। समाज के भय और लोक लाज ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उसे लगा कि उसकी बेटी ने कुल की मर्यादा भंग कर दी है। क्रोध और अपमान में उसने नंदन और सावित्री दोनों को अपना संबंध तोड़ते हुए गांव से निकालने का कठोर निर्णय ले लिया। उसी रात नंदन और सावित्री ने गांव छोड़ दिया। न कोई ठिकाना था, न भविष्य का मार्ग। अंधेरी पगडंडियों पर चलते हुए वे पीछे मुड़कर अपने गांव की ओर देखते रहे, जहां उनका बचपन और सुख छूट गया था। इस निर्वासन के साथ उनके जीवन की एक नई और कठिन यात्रा आरंभ हुई। ऐसी यात्रा जो उन्हें परीक्षा, पीड़ा और अंततः सत्य की ओर ले जाने वाली थी।
गांव से निकाले जाने के बाद नंदन और सावित्री कई दिनों तक भटकते रहे। कभी जंगल की ओट में रात बिताते तो कभी किसी धर्मशाला की चौखट पर। भूख, थकान और अनिश्चित भविष्य ने दोनों को भीतर तक तोड़ दिया था। ऐसे ही एक संध्या समय वे एक पुरानी सराय के सामने पहुंचे। टूटी हुई लकड़ी का द्वार, धुएं से काली पड़ी दीवारें और भीतर बैठी एक झुकी कमर वाली बूढ़ी औरत, वही थी कंकाली। कंकाली ने बनावटी करुणा दिखाते हुए उन्हें भीतर बुला लिया। उसने उन्हें आश्रय और भोजन का वचन दिया। बदले में नंदन से काम करवाने लगी। नंदन के हाथों की कला देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो उससे लकड़ी की चौखटें, संदूक और छोटे छोटे सामान बनवाती और बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देती, जबकि नंदन को केवल सूखा भोजन ही मिलता। दिन बीतते गए। गरीबी और अपमान से सावित्री का मन टूटने लगा। उसने नंदन से वहां से जाने की प्रार्थना की, पर कंकाली ने चालाकी से उनके मन में भय भर दिया। फिर उसने नंदन को बहकाकर कहा कि यदि वो दूर के जंगल से चंदन की लकड़ी ले आए तो दोनों की किस्मत बदल सकती है। लालच नहीं बल्कि विवशता ने नंदन को उस भयानक जंगल की ओर भेज दिया। नंदन के जाते ही कंकाली का असली रूप सामने आ गया। उसने सावित्री को बोझ समझा और एक व्यापारी से सौदा कर लिया। व्यापारी सावित्री की सुंदरता से प्रभावित हुआ और उसे ऊंचे मूल्य पर खरीद ले गया। उस रात सराय में केवल धोखे की गंध और विश्वासघात की परछाई रह गई। नंदन जंगल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा था और सावित्री एक अनजाने भाग्य की ओर धकेल दी गई थी। भयानक जंगल की गहराइयों में नंदन अकेला भटक रहा था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया, जंगली पशुओं की गर्जना और अनजान रास्ते, हर कदम पर मृत्यु का भय था। चंदन के वृक्षों की खोज करते हुए उसने अचानक एक गाय की करुण पुकार सुनी। सामने एक हिंसक भालू उस निरीह पशु पर झपट पड़ा था। नंदन क्षण भर भी न रुका। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कुल्हाड़ी उठाई और गाय को बचाने दौड़ पड़ा। भालू से संघर्ष में गाय तो बच गई, पर नंदन स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। नियति ने फिर हस्तक्षेप किया। जंगल में तपस्या करने वाली एक वृद्ध साध्वी ने उसे देखा। वो नंदन को अपनी कुटिया में ले गई और जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। कई दिनों तक सेवा करने के बाद नंदन के प्राण लौटे। साध्वी ने उसे धैर्य और धर्म का महत्व समझाया, जिससे उसका मन और भी दृढ़ हो गया। इधर दूसरी ओर व्यापारी सावित्री को राजमहल ले आया और दासी के रूप में सौंप दिया। महल की चकाचौंध के बीच सावित्री का मन सूना था। एक दिन राजकुमारी ने उसे चंदन से बना एक सुंदर पंखा दिया। सावित्री की नजर उस पर पड़ी तो उसका हृदय कांप उठा। नक्काशी की बारीकी और उस पर खुदा हुआ चिन्ह उसने तुरंत पहचान लिया। ये नंदन के हाथों की कारीगरी थी। उसी क्षण सावित्री समझ गई कि नंदन जीवित है और कहीं न कहीं उसी राज्य में है। पंखे ने उसके मन में आशा जगा दी। अब घटनाएं जुड़ने लगी थीं और उसे आभास हो गया था कि सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। चंदन के पंखे ने जो मौन संकेत दिया था, वही अब पूरे राजमहल में चर्चा का विषय बन चुका था। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर राजकुमारी के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपनी जीवन की पूरी व्यथा सुना दी। धर्मदास की मृत्यु से लेकर नंदन से बिछड़ने तक, कंकाली की सराय, विश्वासघात और दासी बनने की पीड़ा तक, कथा सुनते सुनते राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत युवराज अजयपाल को बुलवाया और उससे ये अन्याय छिपाए रखने से इनकार कर दिया। युवराज ने राजा से निवेदन किया कि इस विषय की निष्पक्ष जांच हो। राजाज्ञा मिलते ही राज्य के दूतों को भेजा गया। जंगल से नंदन को बुलवाया गया, जो तपस्विनी साध्वी की सेवा और आशीर्वाद से अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। जब वो दरबार में उपस्थित हुआ तो उसकी सादगी और शांत तेज ने सभी को प्रभावित किया। उसकी बनाई वस्तुएं, विशेषकर चंदन की नक्काशी, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गईं। कंकाली को भी बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। प्रारंभ में उसने बहुत इनकार किया, पर जब व्यापारी और अन्य गवाह सामने आए तो उसका छल उजागर हो गया। मानव विक्रय, धोखाधड़ी और निर्दोषों के शोषण के अपराध में उसे कठोर दंड दिया गया। उस दिन दरबार में केवल न्याय नहीं हुआ, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना भी हुई। दरबार के मध्य नंदन और सावित्री का पुनर्मिलन हुआ। वर्षों के दुख, विरह और अपमान उस एक क्षण में आंसुओं के साथ बह निकले। राजा ने स्वयं उन्हें सम्मान प्रदान किया और राज्य की ओर से सुरक्षा और आजीविका का आश्वासन दिया।
युवराज अजयपाल ने भी विनम्रता से अपने अतीत की भूल स्वीकार की और दोनों को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद नंदन और सावित्री अपने वृद्ध और रोगग्रस्त पालक पिता विश्वनाथ को लेने गए। पुत्र को जीवित देखकर विश्वनाथ की आंखों में वर्षों बाद संतोष और शांति उतरी। वे तीनों साथ रहने लगे। नंदन की कारीगरी राज्य भर में प्रसिद्ध हुई और सावित्री ने अपने सादे स्वभाव से सबका सम्मान पाया। अंततः अनेक दुखों, संघर्षों और परीक्षाओं के बाद उनका जीवन स्थिर और सुखमय हुआ। ये कथा यहीं समाप्त होती है इस शाश्वत सत्य के साथ कि जो सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में देर से ही सही पर उजाला अवश्य आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।